गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी फर्स्ट ईयर और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर और सब्जेक्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और हमारा टॉपिक चल रहा है एल्केन्स। एल्केन्स के पार्ट नंबर 8 की हम बात कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने अभिक्रिया दर संघट सिद्धांत या अभिक्रिया संघट सिद्धांत या अभिक्रिया टक्कर सिद्धांत, अभिक्रिया संघट सिद्धांत की बात कर रहे थे। कोलेजन थ्योरी, रिएक्शन रेट कोलेजन थ्योरी, जिसके अंदर हम दो चीज़ों पर बात करेंगे, अभिविन्यास और दूसरा है स्कीरण ऊर्जा। अभिविन्यास और स्कीरण ऊर्जा। कोई भी रिएक्शन करवाते हैं हम, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज करते हैं तो कुछ बंध का विखंडन होता है और कुछ नए बंध बनते हैं। तो उसके लिए ये दोनों चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। अभिविन्यास का मतलब उसका ओरिएंटेशन या उसका विन्यास सही होगा, तभी वो आपस में रिएक्टेंट टक्कर कर सकते हैं, संघट कर सकते हैं, कोलेजन कर सकते हैं और रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज कर सकते हैं। अगर अभिविन्यास सही नहीं है तो उनकी टक्कर नहीं होगी सही तरीके से, तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज नहीं होगा। और स्कीरण ऊर्जा, अभिकारक को उत्पाद में बदलने के लिए कम से कम स्कीरण ऊर्जा के बराबर ऊर्जा प्राप्त होनी चाहिए, क्योंकि जब अणु टक्कर करते हैं तो गतिज ऊर्जा ही स्कीरण ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है। गति करेंगे, गति से गतिज ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी और वो गतिज ऊर्जा स्कीरण ऊर्जा में चेंज होगी। तो सबसे पहला कारक यहाँ पर अभिविन्यास की बात कर रहे हैं हम, एग्जाम्पल लेकर के करें। जैसे हमारे पास H और Br और इसके साथ Cl फ्री रेडिकल है, इनकी रिएक्शन करवाएं तो इनका ओरिएंटेशन सही है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के सीध में, यहाँ पर पॉजिटिव वाला है और ये नेगेटिव वाला है, ये एक दूसरे से आकर्षित होंगे और HCl और Br का निर्माण कर देंगे तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, संभव हो जाएगी। रिएक्शन क्या हो जाएगी, संभव हो जाएगी। मान लो हम यहाँ पर Cl ले लें और प्लस यहाँ Br ले लें और यहाँ H ले लें, तो ये और ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव वाले एक दूसरे के आमने सामने हो गए। तो यहाँ पर नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी। फिर Cl यहाँ ले लें, Br ये ले लें और H ले लें, तब भी ये एक दूसरे से दूर जाएंगे। इसका मतलब इन दोनों ही कंडीशन में इनका ओरिएंटेशन सही नहीं है, दोनों ही कंडीशन में ओरिएंटेशन सही नहीं है। ओरिएंटेशन सही करवाने के लिए उनको सही तरीके से सही दिशा में विन्यासित होना जरूरी है, तब भी इनके मध्य टक्कर होगी और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेंगे। जैसे हम मीथेन का क्लोरीनीकरण करवाएं, मीथेन का क्लोरीनीकरण करवाएं तो क्लोरीनीकरण करवाने के लिए Cl फ्री रेडिकल की HCH3 के साथ रिएक्शन करवाई जाती है, तो ये HCl में चेंज हो जाता है और CH3 फ्री रेडिकल बन जाता है। तो इसको एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम के आधार पर अगर शो करें तो ये तो हो जाएगी स्थितिज ऊर्जा और ये हो जाएगी अभिक्रिया की प्रगति या प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। अब हमने ये रिएक्शन करवाई इस तरीके से, तो ये Cl फ्री रेडिकल और HCH3 की रिएक्शन करवा रहे हैं और यहाँ पर CH3 फ्री रेडिकल और HCl बन रहा है। तो ये बंध तोड़ने के लिए हमें 104 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी और ये जब बंध बनेगा तो 103 किलो कैलोरी एनर्जी मुक्त करेगा। तो इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है वो डेल्टा H होता है, वो किसके बराबर हो जाएगा, 1 किलो कैलोरी के बराबर। और यहाँ से यहाँ तक की जो स्कीरण ऊर्जा होती है ये वो होती है 4 किलो कैलोरी के बराबर। अब देखिए, तो ये डेल्टा H यहाँ लिखेंगे हम +1 किलो कैलोरी मोल इनवर्स, ठीक है। यहाँ किलो कैलोरी लिखना कोई आवश्यक नहीं है, सीधा भी लिख सकते हैं अपने। तो अब देखिए
यहाँ पर रिएक्शन होने के लिए हमें 1 किलो कैलोरी एनर्जी एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी, लेकिन स्कीरण ऊर्जा कितनी आ रही है, 4 किलो कैलोरी आ रही है। तो यहाँ पर क्या है, इनका ओरिएंटेशन सही है, ओरिएंटेशन सही है, इसलिए ये क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं। ओरिएंटेशन सही है इसलिए ये क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं। तो ओरिएंटेशन सही होना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि अणु आपस में टक्कर करते हैं, गति मिलती है और गति से गतिज ऊर्जा प्राप्त होती है और वही गतिज ऊर्जा स्कीरण ऊर्जा में बदलती है। तो जितनी अभिकारक को उत्पाद में बदलने के लिए आवश्यक जो ऊर्जा होती है वो स्कीरण ऊर्जा होती है। एक तो हमारे पास अभिक्रिया ऊष्मा होती है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी का जो डिफरेंस होता है वो अभिक्रिया ऊष्मा से शो करते हैं, और एक हमारे पास स्कीरण ऊर्जा होती है। दोनों चीज़ें अलग अलग होती है, लेकिन दोनों का काम क्या होता है, अभिक्रिया को संपन्न करवाना। तो हम स्कीरण ऊर्जा की बात करेंगे, इसके मुख्य 4 पॉइंट है जिस पर हम बात करेंगे। तो स्कीरण ऊर्जा अभिकारक को उत्पाद में बदलने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो स्कीरण ऊर्जा होती है। जैसे जैसे अणु गति करते जाएंगे, आपस में टक्कर करते जाएंगे, वैसे वैसे स्कीरण ऊर्जा बढ़ती जाएगी। इकाई आयतन या इकाई समय में या इकाई आयतन में प्रति सेकंड जितनी ज़्यादा टक्करें होती है वो उसकी टक्कर आवृत्ति कहलाती है, और टक्कर आवृत्ति का मान जितना ज़्यादा होगा वो रिएक्शन उतनी ही ज़्यादा फास्ट चलेगी और उसकी संघट आवृत्ति भी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो इसी प्रकार हम कोई भी रिएक्शन करवाते हैं तो रिएक्शन करवाने के दौरान रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज कर रहे हैं, ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट, और यहाँ क्या बनती है, ट्रांजिशन स्टेट। इस रिएक्टेंट से इस ट्रांजिशन स्टेट के मध्य की जो अवस्था होती है वो स्कीरण ऊर्जा के रूप में लिया जाता है, स्कीरण ऊर्जा के रूप में ली जाती है। यानी कि ये रिएक्टेंट यहाँ पहुँच गया तो प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और संक्रमण अवस्था क्या होती है, संक्रमण अवस्था वो अवस्था होती है जिसमें कुछ बंध बने होते हैं और कुछ बंध टूटे होते हैं, वो अवस्था, या कुछ बंध बन रहे होते हैं कुछ टूट रहे होते हैं, वो अवस्था संक्रमण अवस्था होती है। तो रिएक्टेंट और ट्रांजिशन स्टेट के मध्य की जो अवस्था होती है या मध्य की जो एनर्जी का डिफरेंस होता है वो क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी होती है। और ये हम डेल्टा एच के रूप में लेते हैं। डेल्टा एच क्या होती है, अभिक्रिया ऊष्मा होती है। क्या होती है, अभिक्रिया ऊष्मा। ये जो होती है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी का डिफरेंस होती है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी का जो डिफरेंस होता है वो तो अभिक्रिया ऊष्मा होती है, तो इसका मान और स्कीरण ऊर्जा का मान बराबर भी हो सकता है, कम ज़्यादा भी हो सकता है, या फिर अपने कहें स्कीरण ऊर्जा का मान 0 भी हो सकता है और अभिक्रिया ऊष्मा का मान बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो इसकी 4 अलग अलग कंडीशंस होती हैं, उन पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम मीथेन का क्लोरीनीकरण पहले भी कर चुके हैं, इस एग्जाम्पल को लेकर एक बार फिर देखिए। इसका फर्स्ट पॉइंट है मीथेन का क्लोरीनीकरण का एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। मीथेन के क्लोरीनीकरण का एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम के द्वारा देखें, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम के द्वारा इसको देखें। तो देखिए ये हम डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है। ये यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी हो गई, ये क्या हो गई, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन हो गई। 4 अलग अलग चीज़ों से देखेंगे प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शंस। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं, तो Cl फ्री रेडिकल HCH3 के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो इस बंध को तोड़ने के लिए इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी हमें। और यहाँ पर क्या हो रहा है, CH3 फ्री रेडिकल बन रहा है और प्लस में HCl बन रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास 103 किलो कैलोरी एनर्जी मुक्त होती है। तो इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है वो तो क्या होता है, डेल्टा एच होता है, और यहाँ से यहाँ तक की जो एनर्जी होती है वो एक्टिवेशन एनर्जी होती है। तो अब देखिए यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी तो है 4 किलो कैलोरी मोल इनवर्स, ठीक है, और डेल्टा एच का जो अंतर है वो +1 किलो कैलोरी
मोल इनवर्स ये है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, मीथेन का क्लोरीनीकरण किया है एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम के द्वारा। तो हमारा जो अभिक्रिया उष्मा का या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच की जो उष्मा का जो अंतर होता है वो अभिक्रिया उष्मा होता है, उसका मान तो 1 किलो कैलोरी मोल इनवर्स आ गया। और जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो कितनी आ गई, 4 किलो कैलोरी। तो रिएक्शन को करवाने के लिए या रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज करने के लिए 4 किलो कैलोरी मोल इनवर्स एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी। दूसरा हम क्या करवाएं, मीथेन का ब्रोमीनीकरण करवाएं। मीथेन के ब्रोमीनीकरण का एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम पर हम बात करें। ठीक है, तो इसके लिए भी ऐसा ही ग्राफ बनाते अपने, थोड़ा छोटा ही बना रही हूँ ताकि आपको स्पष्ट दिख जाए। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी हो गई और यहाँ पर क्या हो गई, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन हो गई। ठीक है, रिएक्टेंट को किस में चेंज कर रहे हैं, प्रोडक्ट में। तो यहाँ पर हमारे पास Br फ्री रेडिकल है और जो HCH3 के साथ रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करके यहाँ पर CH3 फ्री रेडिकल बनाएगा और HBr मुक्त करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर HCH3 और HCH3 बंध को तोड़ने के लिए 104 किलो कैलोरी एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ पर ये बंध जब बन रहा है तो 88 किलो कैलोरी एनर्जी मुक्त हो रही है। और यहाँ पर अब देखिए इसकी ऊर्जा का अंतर ज्ञात करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ठीक है, 14 में से 8 गए 6 और 1 16, तो डेल्टा H का जो अंतर है वो तो कितना आ गया, 16 किलो कैलोरी मोल इनवर्स आ गया, प्लस 16 किलो कैलोरी। और ये एक्टिवेशन एनर्जी है ना, वो कितनी है आपको पता है, एक्टिवेशन एनर्जी है वो है 18 किलो कैलोरी मोल इनवर्स। तो दोनों ही ऐसे हैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम जिसके अंदर अभिक्रिया उष्मा और एक्टिवेशन एनर्जी दोनों के अंदर डिफरेंस पाया जा रहा है। दोनों के अंदर क्या पाया जा रहा है, डिफरेंस पाया जा रहा है। ठीक है, स्कीरन ऊर्जा अभिकारक को उत्पाद में बदलने के लिए आवश्यक ऊर्जा होती है, यानी कि रिएक्टेंट से ट्रांजिशन स्टेट के मध्य का जो डिफरेंस होता है वो तो होती है एक्टिवेशन एनर्जी, और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो होती है डेल्टा H, अभिक्रिया उष्मा बोलते हैं उसको। तो दोनों चीज़ें वैसे अलग अलग हैं लेकिन दोनों की जो जिम्मेदारी होती है वो होती है रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज करना। तो यहाँ पर अभिक्रिया उष्मा का मान 1 किलो कैलोरी आ रहा है और स्कीरन ऊर्जा 4 किलो कैलोरी पर मोल इनवर्स हो रही है। एक्टिवेशन यहाँ पर 16 किलो कैलोरी मोल इनवर्स आ रही है और यहाँ 18 किलो कैलोरी मोल इनवर्स आ रही है। ठीक है, अब देखिए तीसरा ऐसा पॉइंट लेते हैं कि कोई भी रिएक्शन गैसीय अवस्था में हो रही है, प्रकाश की प्रेजेंस में करवा रहे हैं और उसको फ्री रेडिकल में चेंज कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, फ्री रेडिकल के अंदर चेंज कर रहे हैं। जैसे Cl और Cl, इसको तोड़ करके हम क्या बना रहे हैं, Cl फ्री रेडिकल बना रहे हैं। तो इस बंध को तोड़ने के लिए 58 किलो कैलोरी एनर्जी की आवश्यकता होती है हमें। ठीक है, तो इसके लिए अगर एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाएं तो वो इस तरीके से होता है। ये क्या होता है, श्रृंखला प्रारंभन पद होता है। श्रृंखला प्रारंभन पद के अंदर कोई भी गैसीय रिएक्शन करवाई जाती है लाइट की प्रेजेंस में, तो इतनी एनर्जी की आवश्यकता होती है हमें। ये तो पोटेंशियल एनर्जी हो गई और ये प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन हो गई, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन हो गई। ये रिएक्शन यहाँ से यहाँ हो रही है, यहाँ पर हमारे पास Cl है और ये 2Cl फ्री रेडिकल में चेंज हो रहे हैं। तो ये रिएक्शन यहाँ से यहाँ तक जारी है और इसके लिए 58 किलो कैलोरी एनर्जी की आवश्यकता होती है हमें। तो यहाँ पर और यहाँ से यहाँ तक की जो एक्टिवेशन एनर्जी है ना वो भी कितनी, 58 किलो कैलोरी।
तो यहाँ एक्टिवेशन एनर्जी का मान तो आ गया 58 किलो कैलोरी मोल इनवर्स, ठीक है, मोल इनवर्स। और डेल्टा एच का मान भी कितना आ गया, +58 किलो कैलोरी मोल इनवर्स। अब ये रिएक्शन ऐसी है जिसके अंदर अभिक्रिया ऊष्मा और एक्टिवेशन एनर्जी दोनों ही बराबर होते हैं। ये जो कंडीशन है वो ऐसी है, कोई भी गैसीय अभिक्रिया या का श्रृंखला प्रारंभन पद करवाएंगे ना संपन्न, तो वहाँ पर हमेशा ही स्कीरण ऊर्जा और अभिक्रिया ऊष्मा दोनों ही बराबर होते हैं। क्योंकि मेन क्या होता है, स्कीरण ऊर्जा क्या होती है, अभिकारक को ट्रांजिशन स्टेट तक ले जाने के लिए जो ऊर्जा होती है ना, वो ही हमारी स्कीरण ऊर्जा होती है, या फिर अपने बोल सकते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। एक कंडीशन और करते हैं हम स्कीरण ऊर्जा को समझने के लिए। हमारे पास कोई भी क्या है, फ्री रेडिकल हैं, फ्री रेडिकल हैं, और फ्री रेडिकल को हम क्या करवाएं, बॉन्ड की फॉर्मेशन करें, फ्री रेडिकल के साथ रिएक्शन करवाएं, और रिएक्शन करवाने के दौरान अपने, जैसे मान लो हमारे पास श्रृंखला समापन पद लें, क्या करें, श्रृंखला समापन पद लें। इस पद के अंदर मान लो हमारे पास CH3 फ्री रेडिकल है और CH3 फ्री रेडिकल के आपस में रिएक्शन कराएं तो CH3 बनता है, और इसके लिए जो एनर्जी होती है वो 88 किलो कैलोरी एनर्जी होती है, और डेल्टा H को -88 किलो कैलोरी मोल इनवर्स के रूप में लिखा जाता है, अभिक्रिया ऊष्मा का जो मान है। तो यहाँ पर हमारे पास जो डायग्राम बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। यहाँ पर हमारे पास ये पोटेंशियल एनर्जी ले लेंगे और ये प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन ले लेंगे, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, ठीक है। यहाँ हम CH3 बना रहे हैं और यहाँ पर हमारे पास 2CH3 फ्री रेडिकल है, और एक्टिवेशन एनर्जी का मान कितना है, 0 है, और इसके बीच अभिक्रिया ऊष्मा का जो मान है वो है 88 किलो कैलोरी, ठीक है। तो यहाँ पर डेल्टा H तो क्या हो जाएगा, -88 किलो कैलोरी मोल इनवर्स, और एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट से ट्रांजिशन स्टेट तक जाना है ना, तब स्कीरण ऊर्जा चाहिए। ये तो क्या कर रहा है, ट्रांजिशन स्टेट के बाद की कंडीशन है, ट्रांजिशन स्टेट के बाद में क्या कर रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है, तब हमें स्कीरण ऊर्जा की आवश्यकता ही नहीं है। क्योंकि हमने क्या किया है कि रिएक्टेंट और ट्रांजिशन स्टेट के बीच का जो डिफरेंस होता है उससे तो हमने स्कीरण ऊर्जा कहा है, और जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के एनर्जी डिफरेंस है उसे हमने क्या नाम दे दिया है, अभिक्रिया ऊष्मा नाम दे दिया है, ठीक है। तो स्कीरण ऊर्जा एक ऐसी ऊर्जा जो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज करने के लिए आवश्यक होती है, वो होती है स्कीरण ऊर्जा। और स्कीरण ऊर्जा गतिज ऊर्जा से प्राप्त होती है, और वो तब प्राप्त होती है जब अणु गति करेंगे और उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो हमें स्कीरण ऊर्जा के रूप में प्राप्त होगी। और इकाई आयतन में प्रति सेकंड जितनी टक्करें होती है उनको संगत आवर्ती नाम दे दिया। और स्कीरण ऊर्जा की 4 कंडीशन अलग अलग की हमने। मीथेन का क्लोरीनीकरण करवाया, तब हमने Cl फ्री रेडिकल की मीथेन के साथ रिएक्शन करवाई, तो उस टाइम बंध को तोड़ने के लिए 104 किलो कैलोरी एनर्जी की आवश्यकता होती है, और जब बंध बनता है तो 103 किलो कैलोरी एनर्जी मुक्त होती है। तो इनका बीच का जो अंतर आ गया +1 किलो कैलोरी मोल इनवर्स, और एक्टिवेशन एनर्जी आ गई 4 किलो कैलोरी मोल इनवर्स, ठीक है। और मीथेन का ब्रोमीनीकरण करवा करके एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बना रहे हैं, तो इस बंध को तोड़ने के लिए 104 और इस बंध के बनने पर 88 किलो कैलोरी एनर्जी मुक्त हो रही है। तो एक्टिवेशन एनर्जी तो 18 किलो कैलोरी मोल इनवर्स, और डेल्टा H की जो वैल्यू है वो 16 किलो कैलोरी मोल इनवर्स।
जो 16 आ रही है वो तो इन दोनों का एनर्जी डिफरेंस है, और जो ये 18 आ रही है वो ट्रांजिशन स्टेट और रिएक्टेंट के बीच का एनर्जी डिफरेंस है। फिर उसके पश्चात हमने गैसीय अवस्था में किसी गैस को फ्री रेडिकल में चेंज किया, और गैस को जब फ्री रेडिकल में चेंज करते हैं तो वो पद होता है श्रृंखला प्रारंभन पद। श्रृंखला प्रारंभन पद के अंदर ही अपने क्या करते हैं, फ्री रेडिकल बनाते हैं। तो उस दौरान हमारी जो अभिक्रिया ऊष्मा यानी रिएक्टेंट प्रोडक्ट का एनर्जी डिफरेंस और एक्टिवेशन एनर्जी दोनों हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे। और श्रृंखला समापन पद की बात करते हैं तो उसके अंदर हम ट्रांजिशन स्टेट से प्रोडक्ट बनाते हैं, फ्री रेडिकल से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं। तो उस दौरान हमें एक्टिवेशन एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती, उस टाइम कुछ न कुछ मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है, और जो अभिक्रिया होती है वो ऊष्मा छेपी टाइप की होती है। तो यहाँ पर सिर्फ अभिक्रिया ऊष्मा को लेंगे हम, और एक्टिवेशन एनर्जी जो होगी वो क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। तो श्रृंखला प्रारंभन पद एक ऐसा पद है जिसके अंदर अभिक्रिया ऊष्मा और स्कीर्ण ऊर्जा दोनों बराबर होते हैं, और श्रृंखला समापन पद एक ऐसा पद है जिसके अंदर एक्टिवेशन एनर्जी शून्य होती है। तो इसके साथ ही हमारा अभिक्रिया दर संघट्ट सिद्धांत कंप्लीट होता है, जिसकी दो आवश्यकताएं हैं, एक अभिविन्यास और एक स्कीर्ण ऊर्जा। अभिविन्यास से ही होगा, रिएक्शन हो जाएगी। स्कीर्ण ऊर्जा चाहिए रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलने के लिए, तो उतनी ऊर्जा अगर हमें मिल जाती है तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। तो इसके साथ ही हमारा टॉपिक भी कंप्लीट होता है और आज की क्लास भी यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।